हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अशोका द ग्रेट के बारे में। जी हाँ, अशोका मौर्य राजवंश के संस्थापक और पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने मगध के शासक धनानंद को हराकर मगध पर अपना शासन स्थापित किया था। अशोक के पिता बिंदुसार और माता शुभ्रदांगी को 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना है, में एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनकी मां ने उनका नाम अशोक रखा, जिसका संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है दर्द रहित या बिना दुख वाला। अशोक के पिता बिंदुसार को उनके साधारण रूप के कारण उनसे बहुत अधिक लगाव नहीं था और वह अक्सर अपने मंत्री से सलाह मशवरा करते थे कि उनके बेटों या राजकुमारों में से कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा। अशोक के सौंदर्य से खुश न होने के बावजूद उन्होंने उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी और वास्तव में कई मौकों पर विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने अशोक को भेजा। अशोक के कुल 5 बच्चे थे, 3 बेटे महेंद्र, तिवल और कुणाल और 2 बेटियां थी, चारुमती और संघमित्रा। महेंद्र अशोक का पहला बेटा और सबसे बड़ा बेटा था। अशोक का बेटा महेंद्र धम्म और बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अपने पिता के मिशन में शामिल था और उसने उसी के लिए उसे सिलोन भी भेजा था। अशोक के पिता बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य पर 28 साल तक शासन किया, जिसे उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था और बनाया था। 270 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद इस बात को लेकर संघर्ष और चिंता थी कि उनके बेटों में से कौन उनका उत्तराधिकारी होगा और अशोक ने सिंहासन संभालने के लिए अपने कदम बढ़ाए। अशोक एक महत्वाकांक्षी सम्राट था और उन्होंने अपने पिता की सलाह पर अपनी युवावस्था में कई विद्रोहों को दबाया और कुचला था और जब वे सिंहासन पर बैठे तो उस टाइम भी उसके शासन में कई विद्रोह हुए। अशोक हमेशा एक बेहतरीन सेनापति थे और उन्होंने उज्जैन और तक्षशिला में अपने साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह को दबाने का जिम्मा संभाला। वे लगातार आक्रामक थे और पश्चिम और दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का फिर से दावा करते रहे। उनकी रणनीतिक प्रकृति और वीरता के कारण मौर्य साम्राज्य एक बार फिर भारतीय उपमहाद्वीप में शासन की श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहा था। उनकी ताकत की सराहना की गई और उन्हें अशोक चक्रवर्ती भी कहा गया। चक्रवर्ती का मतलब राजाओं का राजा होता है। अशोक वेदना जैसे श्रीलंकाई और उत्तर भारतीय कई ग्रंथों से पता चलता है कि वे एक हिंसक राजा थे, जिसे चंदाशोका भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अशोक द फेयर्स। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख है कि जिसमें अशोक ने अपने मंत्रियों के 500 लोगों का सिर कटवा दिया था, क्योंकि वे हर फल और फूल वाले पेड़ को काटकर उसके पास लाने के उसके आदेश का पालन करने में विफल रहे थे। चंदाशोका नाम वास्तव में ऐसे क्रूर कृत्यों को करने के उनके स्वभाव को दर्शाता है। हम आपसे ये बता दें कि ये सब बातें हमने केवल कई ग्रंथों से लिया है, हम इसका समर्थन नहीं करते। अब अशोक के शासनकाल में साथ ही उनके जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जो कि वर्तमान ओडिशा है, जिसे पहले उड़ीसा कहा जाता था। कलिंग पर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उनकी विजय लेकिन किलेबंदी सफल रही। अपनी सेना और नागरिकों की टुकड़ी के साथ वह कलिंग पर विजय प्राप्त करने और शासन करने में सक्षम था। यह अब तक का सबसे विनाशकारी और विध्वंसक युद्ध था, जिसमें 1 लाख से 1.5 लाख लोग मारे गए थे। उनमें से 10,000 अशोक के लोग थे। युद्ध के प्रकोप और नतीजों ने और अधिक लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया। अपनी जीत के बाद भी अशोक इस स्तर के विनाश को समझ नहीं पाया। वह इस सब का व्यक्तिगत गवाह था और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका पश्चाताप भी बढ़ता गया। इस अथाह समय के दौरान ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने जो पीड़ा देखी उसने उन्हें नाटकीय रूप से बदल दिया। वह बौद्ध की शिक्षाओं ने उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया और वे एक अलग व्यक्ति बन गए। बार बार युद्ध करने के बजाय उन्होंने अहिंसा को अपनाया और उसका पालन किया, जो किसी भी अन्य जीवित प्राणी के प्रति अहिंसा का उपदेश देता है। जानवरों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, जो किसी भी जानवर को चोट न पहुंचाने की शिक्षा देता है। बुद्ध द्वारा घोषित धर्म वह सिद्धांत है जो सभी व्यक्तियों पर हर समय लागू होने वाला अंतिम सार्वभौमिक सत्य है। अपनी शिक्षाओं से उन्होंने उन्हें स्तंभों में भी दर्ज किया, जो कि प्राधिकरण या सत्ता में बैठे व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। आज इस स्तंभ को अशोक स्तंभ कहा जाता है और इसका सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। उनके शिलालेख उनके जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों का एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है, जो स्पष्ट रूप से और ईमानदारी से कहा जाए तो उस स्तंभ पर अंकित है। उन्होंने अपना जीवन ईमानदारी, करुणा और दया के साथ ही जिया। दूसरों के साथ उनके व्यवहार में अब हिंसा शामिल नहीं थी। वे बौद्ध धर्म के बारे में केवल उन्हीं लोगों से बात करते
करते थे जो उनके जैसे ही दर्शन का पालन करते थे। अशोक अब एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो आम आदमी के दुखों को समझते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करने और उन्हें दुख से राहत दिलाने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी गए। उन्होंने अपने मंत्रियों और अन्य प्रशासकों को भी ऐसा करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने बेटों को भी इसमें शामिल किया। महिंद्रा ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए पूरे देश और बाहर व्यापक रूप से यात्राएं की। उनके बेटों में से कोई भी सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं था। केवल मौर्य की मृत्यु समय से पहले हो गई और कुणाल अंधे हो गए, इसलिए उन्हें उपयुक्त अधिकारी नहीं माना गया। अशोक का शासन 37 वर्षों तक चला। यह उनके 8वें वर्ष के बाद बदल गया जब उन्होंने कलिंग पर हमला किया और उनका प्रयास केवल बौद्ध धर्म को चारों ओर फैलाना था। उनका शासनकाल का नाम, जिसे कई राजा अपने जन्म के नाम से अलग अपनाते हैं, प्रियदर्शी था, जिसका अर्थ है वह जो सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। अशोक अपने अंतिम शासनकाल में काफी बीमार थे और अपने शासनकाल के 37वें वर्ष में पाटलिपुत्र में 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। वे एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के माध्यम से दान और कई परोपकारी कार्यों द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लाए। वे चाहते थे कि महेंद्र उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने और एक भिक्षु के रूप में जीवन जीने के लिए ऐसे अस्वीकार कर दिया और कमला के बेटे संप्रति को राज्याभिषेक के लिए बहुत कम उम्र में ही नियुक्त कर दिया गया था। अशोक के पोते दशरथ मौर्य ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। अशोक वास्तव में एक ऐसे राजा थे जिन्होंने इतने सालों तक शासन किया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने और इसे विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र के एकीकरण को शुरू करने और बनाए रखने में उनका योगदान वास्तव में असाधारण था। उन्हें आज भी महान सम्राट अशोक महान के रूप में जाना जाता है। जब उन्होंने कलिंग युद्ध की घातकता के बाद धर्म अभ्यास द्वारा अपनी विजय शुरू की तो मौर्य साम्राज्य वास्तव में संपन्न था और सभी राजवंशों में सबसे अधिक आबादी वाला अनुमान अर्थात 30 मिलियन लोग मगध साम्राज्य में रहते थे। यदि अशोका द ग्रेट के बारे में ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोरली सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।